नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रघुवीर सहाय जी की कविता बसंत आया पढ़ रहे हैं। ये कविता अपने आप में हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। हम किस तरह से गैर जिम्मेदार होते चले जा रहे हैं उसकी ओर इंगित करती है, उसकी ओर इशारा करती है। मनुष्य का जो रिश्ता है वो प्रकृति से कैसे जो है वो टूटता चला जा रहा है और प्रकृति के समानांतर जो अनुभव का उपयोग लोग किया करते थे उसको लोग भूल रहे हैं और उस अनुभव के बजाय कर क्या रहे हैं, कैलेंडर के ऊपर जो है आश्रित होते चले जा रहे हैं। ऋतुओं के अंदर जो परिवर्तन होता है वो अनुभवों के बजाय आजकल कैलेंडर से लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसका पता लगाते हैं। प्रकृति में कब पत्ते झड़ते हैं, कब कोंपलें फूटती हैं, कब हवा जो है वो अपना प्रवाह करती है, कब जो है वो ढाक के जंगल दहकते हैं, कब कोमल भंवरे जो हैं वो मस्ती में झूमते हैं। हमारी जो निगाह है उन पर नहीं जाती। हम क्या है, कैलेंडर के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। कहने का मतलब हम लोग क्या है, अब प्रकृति से अपना नाता लगभग क्या है तोड़ रहे हैं और हम प्रकृति से क्या बनते चले जा रहे हैं, निरपेक्ष बनते चले जा रहे हैं और अपने आप को जो तथाकथित आधुनिकतावादी बता रहे हैं। तो उस आधुनिक जीवन शैली के ऊपर कवि ने इस कविता के ऊपर व्यंग्य किया है। इसमें एक प्रकार से ये विडंबना ही है कि हम इस अंतरंगता को, प्रकृति के साथ जो हमारे अंतरंग संबंध थे उस अंतरंग संबंधों को हमने क्या कर दिया है, लगभग मतलब हम लोग खो चुके हैं। कविता की जो बनावट है, कविता का जो शिल्प है वो भाषा के माध्यम में ही इसमें छिपा हुआ है। प्रकृति की जो अंतरंगता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों का प्रयोग किया है, क्रियाओं का प्रयोग भी इन्होंने किया है। देशज और शब्द, तद्भव शब्द जैसे क्या है, अशोक है, मदन महीना है, पंचमी, नंद वंदन, ऐसे परंपरा में रचे बसे जो जीवन अनुभव हैं उनको इस भाषा के माध्यम से कविता में अभिव्यक्त किया है और एक प्रकार से हमारी इस आधुनिकता के सामने एक चुनौती खड़ी की है, जिसमें कविता के अंदर जो है बिंब हैं, प्रतीक भी जो है कवि ने रखे हैं। आइए हम कविता पढ़ते हैं। कविता है वसंत आया। वसंत आया कविता में कवि क्या कहता है कि जैसे बहन दा कहती है। दा किसको कहा जाता है? दा दादा को कहा जाता है, बड़े भाई को कहा जाता है। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, अशोक के ऊपर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, पर कोई चिड़िया कूकी। कूकने का मतलब क्या होता है? मधुर स्वर के अंदर चहकना। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बहन जो है दादा कह कर के बुलाती है, ऐसे ही कोई चिड़िया जो है जैसे मुझे दादा कह कर के बुला रही हो। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, यानी चलती सड़क के किनारे जो है बजरी क्या है कि बड़ी रेत को कहा जाता है। बजरी बड़ी रेत को कहा जाता है, मोटी रेत को कहा जाता है। तो चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। चुरमुराए का मतलब क्या होता है? चरमराना। यानी मैं जब चल रहा था सड़क के किनारे तो लाल बजरी जो है वो पांव के नीचे चरमरा रही थी। ऊंचे तरवर से गिरे, तरवर का मतलब वृक्ष होता है। ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, पियराए का मतलब पीले, पतझड़ के ऊपर, यानी बड़े जो वृक्ष हैं, ऊंचे वृक्ष जो हैं उनसे नीचे गिरे हुए बड़े बड़े जो है पीले पत्ते भी क्या हैं, उसके पांव तले, कवि के पांव के तले जो है वो आते हैं, नीचे आ जाते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई। यानी सुबह जो है जब मैं जा रहा था तो चिड़िया की आवाज़ जो ऐसे लगता है कि मुझे बड़ी बहन करके जिसने क्या है कि
पुकारा हो, ऐसी मधुर आवाज़ में। और बजरी के पाँव जो हैं बजरी के नीचे जो चरमरा रही है, और वह देखता है कि वृक्ष, ऊंचे जो वृक्ष हैं उनके बड़े बड़े पीले पत्ते जो हैं वो नीचे गिर गए हैं। और अमूमन बसंत ऋतु जब कब आती है, जब पतझड़ के बाद में बसंत ऋतु का ही आगमन होता है। और सुबह की 6 बजे की हवा जो है, हल्की हल्की गर्म सी हवा आती है, और उस गर्म सी हवा को देख करके कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जैसे ये सुबह सुबह गर्म पानी से नहा करके कोई हवा आई हो। और आई खिली हुई सी, क्योंकि तरोताज़ा हवा होती है, फिरकी सी चली गई, यानी चक्री की तरह आई और आकर के चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते, ऐसे ही जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था तो कल मैंने जाना कि वसंत आया। मैं फुटपाथ पर जब चल रहा था तो मैंने जाना कि ये वसंत आया, और ये कैलेंडर से मालूम था। यहाँ व्यंग्य है कवि का, यानी प्रकृति जो अपने आप, जैसे वो कह रहे हैं कि पतझड़ आया, पतझड़ के बाद में हल्की जो है वो हल्की हल्की हवा बहती है, और उस हवा के माध्यम से क्या है कि अनुमान लग जाता है कि बसंत आ गया है। लेकिन हमें क्या है, किसके माध्यम से, पंचांग के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से जो है वो मालूम होता है कि क्या होता है कि अमुक दिन अमुक बार महीने की होवेगी पंचमी, यानी इस दिन या उस दिन जो है महीने की पंचमी जो है, मदन महीने की, मदन महीना किसको कहा जाता है, कामदेव के महीना, और कामदेव का महीना बसंत है। बसंत के ही तिथि 5 को जो है पंचमी होती है, और ये किसके माध्यम से पता चलता है, कैलेंडर के माध्यम से। और ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है, यही विडंबना है कि हम लोग प्रकृति से कटते चले जा रहे हैं। और दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कार्यालय में क्या है, छुट्टी है, और इस बात का प्रमाण है कि आज बसंत पंचमी है। और ये मैंने कब जाना था, लेकिन मैंने क्या समझा था, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था। मैंने क्या है कि वसंत ऋतु के बारे में भी जाना, तो कहाँ से जाना, कविताओं के माध्यम से जाना। कविताएं मैंने जो पढ़ी हैं, उन कविताओं के माध्यम से क्या है कि मैंने इस बात को क्या है जाना है। क्या जाना है कि दहर दहर दहकेंगे, दहर दहर का मतलब धधक धधक कर, दहर दहर दहकेंगे, दहकेंगे मतलब जलेंगे कहीं ढाक के जंगल। और जब बसंत ऋतु आती है कि तो ढाक के जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते तो झड़ जाते हैं, लेकिन पूरा जो उसके ऊपर पूरे पुष्प खिल जाते हैं, और वो पुष्पों का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में कहीं आग लगी हुई हो। और ये मैंने चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं, ये मैंने कविता के माध्यम से पढ़ी हैं। और कविता पढ़ी हैं कि क्या है कि धधकते हुए क्या है कि ढाक के जंगल जो है वो जो दिखाई देंगे, और आम बोर आवेंगे। ये मैंने कविताओं में पढ़ा है। आम के ऊपर क्या है, बसंत ऋतु में बोर आ जाते हैं। और रंग रस गंध से लदे फंदे, लदे फंदे का मतलब घिरे हुए, लदे फंदे का अर्थ क्या है, घिरे हुए। रस रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। यानी नंदनवन किसको कहा जाता है, इंद्र के उपवन को कहा जाता है, और उसको आनंद देने वाला वन कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, नंदनवन कहा जाता है। कि रंग रस गंध से लंदे फंदे दूर के विदेश के, वे दूर के मतलब क्या है कि इंद्र भगवान का जो वन है यानी उपवन है वो यशस्वी हो जाएगा। और कब होता है वो बसंत ऋतु में ही होता है। ये ऐसा मैंने कहाँ पढ़ा है, कविताओं के माध्यम से जाना है, कब पढ़ा है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, प्रकृति से हम अलग हो रहे हैं। होता अमूमन ऐसा प्रकृति में ही होता है। और मधुमस्त होकर के, क्या कहा है उन्होंने कि मधुमस्त होकर के पिंक जो है, पिंक का मतलब कोयल होती है, और भौर का मतलब क्या होता है, भंवरे होते हैं। पिंक का मतलब कोयल, और मधुमस्त का मतलब क्या है, मधु का मतलब रस होता है। और पी करके रस जो पीते हैं भंवरे, मधुमस्त पिक भौर अपना अपना कृतित्व, यानी भंवरे नशे में एक प्रकार से मस्ती में गुंजार करते हैं। और कोयल भी क्या है, इस वसंत ऋतु में अपना राग जो है वो अलापती है, अभ्यास करके दिखावेंगे, यानी अपना कृतित्व करेंगे, अपना कर्म जो है अपना कार्य करें। भंवरे गुंजार करते हैं और कोयल जो है मधुर राग अलापती है।
यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। नगण्य का अर्थ वैसे तुच्छ होता है और जिसकी गिनती नहीं की जा सके। क्या होता है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सके। और वो ये कहा है कि ये सब जो है कि ये नहीं जाना कि बसंत के आगमन की सूचना मुझे जो है वो उन उपादानों से, उन क्रियाकलापों से मिलेगी कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जो है प्रकृति से नहीं मिल करके बल्कि किससे मिल रहे हैं, वो जो है हमें कैलेंडर के माध्यम से मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने कहाँ पढ़ी हैं, ये मैंने कविता के माध्यम से जो है पढ़ी हैं। तो ये कवि जो क्या कह रहा है कि हम लोग क्या हैं, तथाकथित आधुनिकतावादी बनते चले जा रहे हैं और आधुनिकता के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति को भुला रहे हैं, प्रकृति के रस को खो रहे हैं, प्रकृति की गंध को खो रहे हैं, उस नंदवन की यशस्विता को खो रहे हैं, उस पिक की यानी उस कोयल की मधुरता को, उस भंवरे की मस्ती को हम लोग जो है खो रहे हैं। जो वो क्रियाकलाप करते हैं ये सिर्फ हम दिखावा है, हम कृत्रिमता की ओर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संदेश जो है वो कविता देती है। हमारी ये सबसे बड़ी जो है विडंबना है। इस कविता की भाषा की यदि मैं बात करता हूँ तो तत्सम और तद्भव देश शब्दों का जो है कवि ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। और इसमें जो प्रारंभ में आया है ना कि जैसे बहन दा कहती है, इसमें उपमा अलंकार है। जैसे बहन दा कहती है, बहन दा मतलब बड़ा दादा कह करके पुकारती, इसमें उपमा अलंकार है। इसके अलावा क्या है, इसमें जो एक पंक्ति है ना कि खिली हुई हवाई फिरकी सी चलेगी, इसमें भी उपमा अलंकार है। और एक जो है इसके ऊपर ये देखिए कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, है ना, अनुमान संभावना व्यक्त की है कवि ने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी, इसकी भाषा है जो नंदवन है वो आनंद का प्रतीक है। ये हम लोग देखते हैं ना, नंदवन जो है वो किसका प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। तो ये शैली क्या है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग जो है वो किया है। देश तत्सम एक प्रकार का चित्र जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और वही चित्र जो है एक नए बिंबों को एक स्मृति के ऊपर जो है वो निर्धारित कर देता है। छंद की जहाँ तक बात करते हैं इस कविता में, तो इसमें मुक्त छंद जो है वो लिखा हुआ है। मुक्त छंद में ये रचना लिखी गई है। तो आज की ये रचना हमारी कौन सी, वसंत आया, रघुवीर सहाय की हम पढ़ी। उसके बाद में अगली कविता के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे। शुक्रिया।